Hello to my dear friends and students. नमस्कार। आज मैं आपके साथ रूस यूक्रेन युद्ध के भारत पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभावों के बारे में बात करने वाला हूं। जैसा हम जान रहे हैं कि पिछले 6 दिन से रूस और यूक्रेन के मध्य एक भीषण युद्ध चल रहा है, जिसमें रूस ने यूक्रेन पर लगभग एक तरफा हमला किया है और इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि युद्ध क्यों हुआ। आज हम जानना चाहेंगे कि इस युद्ध का भारत पर और साथ ही साथ विश्व की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही में एक वीडियो इस पर भी करना चाहता था कि इस युद्ध का रूस और यूक्रेन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पर उसके बारे में मुझे अभी अधिक जानकारी जुटाने की जरूरत है और उस पर मैं अभी और पढ़ रहा हूं। इसी बीच में भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात करने आया हूं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं रूस और यूक्रेन, ये दोनों की अहमियत क्या है, ये दोनों की इंपॉर्टेंस, इन दोनों की विश्व अर्थव्यवस्था में, इंटरनेशनल इकोनॉमी में जरूरत क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, ग्लोबल ट्रेड में क्या रोल प्ले करते हैं, क्या भूमिका निभाते हैं। तो यूक्रेन की हम अगर बात करें तो यूक्रेन एक बहुत बड़ा निर्यातक है, एक्सपोर्टर है वीट का, गेहूं का। साथ ही साथ यूक्रेन एक बड़ा एक्सपोर्टर है सनफ्लावर सीड्स का, सूरजमुखी के बीज का और सूरजमुखी तेल का। साथ ही यूक्रेन एक बड़ा एक्सपोर्टर है काफी सारे और एग्रीकल्चरल और कृषि के उत्पादों का। कृषि के क्षेत्र में यूक्रेन यूरोप की एक अच्छी खासी समृद्ध अर्थव्यवस्था है। एरिया के हिसाब से भी यूक्रेन एक बहुत बड़ा देश है, रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है यूरोप में, और यूरोप के अंदर भी जो देश है उनमें सबसे अधिक एरिया और सबसे उपजाऊ जमीन कृषि के लायक यूक्रेन के ही पास है। यूक्रेन कृषि के रूप में पूरे यूरोप में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त यूक्रेन, क्योंकि ये भी सोवियत यूनियन का हिस्सा था और सोवियत से ही निकला एक देश है, तो इसके पास भी एक बहुत अच्छा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। इनके पास भी हथियार बनाने का एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जो कि उस समय रूसी समय में और सोवियत समय में पूरे सोवियत रूस में बनाया गया था। तो रूस हथियारों का भी एक अच्छा एक्सपोर्टर है और समय समय पर वो काफी देशों को हथियार एक्सपोर्ट करता रहा है। खासकर पाकिस्तान उसका एक बड़ा इंपोर्टर कंट्री है। पाकिस्तान यूक्रेन से काफी सारे हथियार खरीदता रहा है। अब बात करें रूस की, तो रूस नेचुरल गैस का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। नेचुरल गैस जैसे सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, ये सब जो गैस हैं, ये नेचुरल गैस से प्रोसेस की जा सकती हैं। नेचुरल गैस ठंडे देशों में घर को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल होती है और सीएनजी के रूप में गाड़ियों में और अन्य जगह भी इस्तेमाल होती है। नेचुरल गैस का रूस एक बड़ा निर्यातक है और खासकर यूरोप में उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। नेचुरल गैस के अतिरिक्त यूरोप वर्ल्ड के बड़े देशों में आता है। जब हम तेल की बात करें, कच्चे तेल का कच्चे तेल का रूस एक बड़ा निर्यातक है और विश्व की लगभग 11 से 12% जरूरत को रूस पूरा करता है। इसके अतिरिक्त रूस गेहूं का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है और इसके अतिरिक्त काफी सारे और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का भी रूस निर्यातक है। लेकिन जो सबसे बड़ा एरिया जहां और सबसे बड़ा क्षेत्र जहां रूस का दबदबा है वो है हथियारों का एक्सपोर्ट। रूस आज तक अमेरिका के बाद हथियार बनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश रहा है और वो दूसरे देशों की हथियारों की जरूरत समय समय पर पूरी करता रहा है। जैसे भारत अपनी अधिकांश अस्त्र और शस्त्र की रिक्वायरमेंट या जरूरत रूस के थ्रू पूरी करता रहा है। आज के समय में चीन और ईरान और काफी सारे अन्य देश रूस से अपनी सैन्य जरूरतों को और अस्त्र शस्त्र को खरीदते हैं।
तो इस क्षेत्र में रूस एक बड़ा निर्यातक है। सो अगर हम विश्व अर्थव्यवस्था की बात करें या ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, तो अगर ये दोनों देश जंग करते हैं और इन दोनों का प्रोडक्शन रुक जाता है या इसमें एक रुकावट आ जाती है, तो क्या प्रभाव होगा? सबसे बुरा प्रभाव पड़ेगा वीट, गेहूं की कीमतों पे, क्योंकि गेहूं जो है उसके ये दोनों लगभग, जितनी ग्लोबल ट्रेड है उसके ये दोनों देश लगभग 70% का सप्लाई करते हैं। ये दोनों देश मिलकर टोटल ग्लोबल वीट ट्रेड का 70% सप्लाई करते हैं। और वीट प्राइसेस बढ़ सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट जो होगा वो होगा ऑयल पर। रशिया क्योंकि एक बड़ा ऑयल और कच्चे तेल का निर्यातक देश है, तो इसकी बाजार पर भी प्रभाव पड़ सकता है और कच्चे तेल के दाम आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है अगर युद्ध बहुत लंबा नहीं चलता किंतु मार्च मध्य तक कायम रहता है या अभी कुछ दिन और चलता है और हालात थोड़े खराब रहते हैं, तो आने वाले समय में कच्चा तेल $110 प्रति बैरल जा सकता है। आज के समय में $95 प्रति बैरल के आसपास घूम रहा है। पिछले एक हफ्ते में हालांकि इसमें अधिक बदलाव नहीं देखा गया है, लेकिन इसमें बदलाव आ सकता है। और अगर ये जंग या ये युद्ध बहुत खराब स्थिति में जाता है तो कच्चे तेल के दामों में और उछाल भी आ सकता है। अब कच्चे तेल के बाद दूसरा जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा हथियारों के बाजार पर, क्योंकि जो जो देश अमेरिका से जुड़े हुए हैं, आज अमेरिका उन सबको फोर्स कर रहा है या उन पर दबाव डाल रहा है कि वे रूस से हथियार ना लें। और इस युद्ध के बाद अमेरिका की पोजीशन और स्ट्रांग होगी, अमेरिका और अच्छे से उन्हें दबाव में ला पाएगा। सो ये भी एक पॉइंट है। ये तो रहा अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम पर प्रभाव, विश्व आयात और निर्यात पर प्रभाव। अब हम बात करते हैं एक पूरे तौर पर अर्थव्यवस्था की, क्योंकि अर्थव्यवस्था केवल आयात या निर्यात या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं होता। इकोनॉमी काफी बड़े स्केल पर बहुत सारे अन्य फैक्टर्स और अन्य कारकों द्वारा प्रभावित होती है। सो जब हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो एक अन्य चीज जिसको युद्ध सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है या प्रभावित करता है वो है इन्वेस्टमेंट। एक देश से दूसरे देश में होने वाली फॉरेन इन्वेस्टमेंट या विदेशी निवेश, ये युद्ध के दौरान काफी कम हो जाता है, क्योंकि जब युद्ध होता है तो एक संशय का, एक डर का माहौल बनता है, एक ऐसी स्थिति बनती है जिसमें लोग अपने पैसे को या अपने रुपए को फंसाना नहीं चाहेंगे। तो ऐसे में वो दूसरे देशों में पैसा डालना अवॉइड करते हैं, उससे बचते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय निवेश का जो एक साइकिल है, उसकी जो एक रफ्तार है वो रुक जाती है। और इसका प्रभाव उन सब देशों को पड़ता है जो विदेशी निवेश पर निर्भर रहते हैं या जिन देशों में विदेशी निवेश काफी अधिक आता है, जैसे कि भारत। और इसके अतिरिक्त, विदेशी निवेश के अतिरिक्त एक अन्य क्षेत्र जहां पर प्रभाव पड़ेगा वो है अर्थव्यवस्था की गति। क्योंकि लोग थोड़ा डरेंगे, क्योंकि लोगों को अब थोड़ा असमंजस की स्थिति होगी और उन्हें अपने व्यापार को लेकर थोड़ा डर लगेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट अफेक्टेड होंगे तो आउटपुट अफेक्ट होगा, तो वो लोग अब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इसे मैं थोड़ा सा आसान भाषा में समझाना चाहूंगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति निवेश क्यों करता है, मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट क्यों करता हूं, एक इकोनॉमी ग्रो कैसे करती है, मैं थोड़ा इस पर बात करता हूं। इकोनॉमी ग्रो करती है जब लोग फैक्ट्रियां खोलते हैं, नई कंपनियां खोलते हैं और देश में उत्पाद बढ़ता है। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था सब लोगों द्वारा और सब कंपनियों द्वारा किए गए उत्पाद का जोड़ है, उसे हम जीडीपी कहते हैं। और जब ये उत्पाद बढ़ता है तो जीडीपी बढ़ती है, मतलब हमारी ग्रोथ बढ़ती है। और ये उत्पाद क्यों बढ़ेगा? ये उत्पाद तब बढ़ेगा जब कोई नई फैक्ट्री लगाएगा, नई कंपनी खोलेगा और लोगों को रोजगार देगा। तो ऐसा कोई भी स्टेप जिसके द्वारा नई फैक्ट्री खुल रही हो, जिसमें हम लोग एक नया ऑफिस खोल रहे हो, कोई कंपनी खोल रहे हो, नए लोगों को रोजगार दे रहे हो, अपनी कंपनी में प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, वो सब इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में आता है। सो इन्वेस्टमेंट ही ग्रोथ का और आर्थिक डेवलपमेंट का आधार है। और ये इन्वेस्टमेंट कोई क्यों करता है? मैं क्यों अपनी कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा, मैं क्यों नई फैक्ट्री खोलूंगा? तो मैं नई फैक्ट्री इसलिए खोलूंगा क्योंकि मुझे
लगता है कि आने वाले समय में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और मुझे उसकी सप्लाई बढ़ानी चाहिए। मुझे लगता है आने वाले समय में अर्थव्यवस्था में अच्छा उछाल आने वाला है, सब चीज़ों की ज़रूरत बढ़ने वाली है, तो मैं जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उसकी भी ज़रूरत बढ़ने वाली है। तो मुझे आज अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, मुझे और फैक्ट्रियाँ खोलनी चाहिए या इसी फैक्ट्री को थोड़ा बड़ा करना चाहिए। इसी सोच की वजह से कोई भी निवेश करता है। अगर बाजार नहीं बढ़ रहा, अगर अर्थव्यवस्था गति नहीं पकड़ रही, अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं बढ़ रही, लोग ज़्यादा संख्या में मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, तो मैं जितना प्रोडक्शन कर रहा हूँ मैं करता रहूँगा, मैं उसे नहीं बढ़ाऊँगा। तो निवेश डिपेंड करता है लोग क्या महसूस कर रहे हैं। आने वाले समय में अर्थव्यवस्था उछाल पकड़ेगी, आने वाले समय में अच्छा होगा या बुरा होगा। अगर लोगों को लगता है अच्छा होगा तो वो निवेश करते हैं, और युद्ध के समय में निवेश गिर जाता है क्योंकि लोग संशय की स्थिति में होते हैं, डर की स्थिति में होते हैं। वो सोचते हैं कि अभी अच्छा समय नहीं है, थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा देखते हैं, उसके बाद हम निवेश करेंगे। सो ऐसे में इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है और आर्थिक गति रुक जाती है। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट किसी भी युद्ध का, सिर्फ रशिया यूक्रेन की हम बात नहीं कर रहे या रूस यूक्रेन की बात नहीं कर रहे, किसी भी युद्ध का ये इम्पैक्ट पड़ता है। भारत पर और पूरी विश्व अर्थव्यवस्था पर इसका फर्क पड़ेगा और निवेश घटेंगे और वृद्धि दर जो बढ़ने की गति है वो कम होगी। और ये जो इम्पैक्ट है और ये जो हम कहेंगे कि जो प्रभाव पड़ा है हमारी अर्थव्यवस्था पर, यही सबसे घातक प्रभाव है। पिछले 3 वर्षों से किसी ना किसी रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था दबाव में रही है। 2019 में भारत में डिमांड थोड़ी कम थी और हमारी इकोनॉमी अच्छे रूप से ग्रो नहीं कर पा रही थी। वो समय था जब रिपोर्ट आ रही थी कि पार्ले जी का बिस्किट तक नहीं बिक रहे। ये वो समय था जब कार कंपनियां बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रही थी और फिर भी गाड़ियां नहीं बिक रही थी। तो 2019 में भारत में स्लो डाउन था, एक किस्म का अर्थव्यवस्था की गति में गिरावट था। और वो इसलिए था क्योंकि हमारे कुछ एनबीएफसी, हमारे जो गैर बैंकिंग संस्थान हैं, उनमें कुछ परेशानी आई थी। उतना डिटेल में मैं अभी नहीं जा पाऊंगा। तो इस कारण से 2019 में हमें थोड़ी समस्या हुई थी। हम उस समस्या उभरे ही थे, उस समस्या से हम उभरे ही थे कि उसके बाद कोविड की स्थिति आ गई और लगभग पिछले 2 वर्षों से अर्थव्यवस्था खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही है, फिर बंद हो रही है। ऐसे में व्यापार, ऐसे में निवेश नहीं बढ़ पा रहा है। तो अर्थव्यवस्था बहुत अधिक करवट नहीं ले पाई है पिछले 3 वर्षों में, किंतु हाल ही में अर्थव्यवस्था ने एक अच्छी गति, एक अच्छा मोमेंटम पकड़ा था और अब डर है कि ये युद्ध उस मोमेंटम को तोड़ सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा मेरे अनुसार अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। और एक आम व्यक्ति, एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, उसके नजरिए से बात करूं, तो आम आदमी आज सबसे ज्यादा डरता है तेल की कीमत बढ़ जाए। तो इस युद्ध से उसका रिस्क है, वो रिस्क हो सकता है, किंतु बहुत अधिक घबराने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है रूस पर प्रतिबंधों की वजह से जो तेल में फर्क भी पड़ेगा वो 4-5% से ज्यादा नहीं होगा, जिसको बड़ी आसानी से दूसरे देश अपनी सप्लाई बढ़ाकर कवर अप कर सकते हैं। सो तेल में बहुत अधिक हम लोग चेंज या बदलाव देखने जा नहीं रहे हैं। दूसरा, एक आम आदमी आज स्टॉक मार्केट से अधिक जुड़ा है। पिछले 7-8 वर्षों में जब से बैंकों में ब्याज कम हुआ है, लोगों ने बैंकों की एफडी या बैंकों में फिक्स डिपॉजिट कराने की जगह अब अपना पैसा स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में डालना शुरू किया है। और क्योंकि मैंने बताया कि निवेश घट जाता है, इस समय एक डर की स्थिति होती है, एक संशय की, अनसर्टेनिटी की स्थिति होती है, लोगों को पता नहीं रहता कल क्या होगा। तो ऐसे में डर की वजह से वो अपना पैसा बाजार से खींच लेते हैं। जब बड़ी कंपनियां, बड़े विदेशी निवेशक वे बाजार से पैसा खींचते तो बाजार अचानक से धड़ाम से गिरता है। हमारे बाजार के साथ इस समय यही हो रहा है और इसकी वजह से जो एक आम निवेशक है, एक आम आदमी है जिसने थोड़ा बहुत पैसा स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में लगाया, उसके लिए थोड़ी चिंता की स्थिति है। किंतु ये स्थिति भी कुछ समय रहेगी। अगर युद्ध जल्दी खत्म होता है और अर्थव्यवस्था अपनी पटरी पर आती है तो स्टॉक मार्केट भी वापस उसी स्तर पर चली जाएगी। फिर से मैं कहूंगा, अगर युद्ध लंबा खिंचा तो ये सारा अनुमान, ये सब चीज बदल जाएंगी। हम अभी मानकर चल रहे हैं युद्ध बहुत लंबा नहीं खिंचेगा, ये किसी प्रकार के तीसरे विश्व युद्ध में अभी परिवर्तित होने नहीं जा रहा है। अभी तक युद्ध में सिर्फ रूस और यूक्रेन ही
इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं, कोई तीसरा देश अब तक इसमें कूदा नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदलेंगी, हालांकि इसकी प्रोबेबिलिटी, इसका जो चांस है वो काफ़ी कम है इस समय। सो मैं उस बारे में या उस तरह के सिनारियो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ जहाँ ये युद्ध कुछ समय और चल के किसी प्रकार के सीज फायर में कन्वर्ट होगा और कुछ शर्तें रूस मानेगा, कुछ शर्तें यूक्रेन मानेगा और अंत में युद्ध समाप्ति की घोषणा होगी, या यूक्रेन में तख्ता पलट होगा और यूक्रेन की सेना विद्रोह करके अपने राष्ट्रपति के खिलाफ जाएगी। ये भी एक संभावना इसमें है, किंतु अधिक संभावना इस समय वेस्ट के दबाव के कारण लग रहा है कि किसी प्रकार के मध्यस्थता की और एक एग्रीमेंट की है, जहां वो दबाव डालेंगे कुछ हद तक यूक्रेन कुछ शर्तें माने और वो दबाव डालेंगे रूस पर भी कि रूस भी कुछ शर्तों को माने। सो देखते हैं किस प्रकार ये होगा और किस प्रकार आने वाले समय में यहाँ से डेवलपमेंट होती है। अगर इसमें कुछ बड़ी डेवलपमेंट होती है हम फिर से इस बारे में अपडेट देंगे।